बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी पंजाब बोर्ड की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक। स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें इसी वीडियो के हवाले से कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम कोड दिया होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप सिंपली उस टाइम पे क्लिक करें, अब वो क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक दिया होगा जो कि प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट के अंदर आज तक जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं आप सिंपली वहाँ से उस एक्सरसाइज को ओपन कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। बाकी जी मैं एक एक चीज़ आपको बड़े इजी वे में आसान तरीके से समझाऊंगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम पढ़ लेते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जी इसमें लिखा हुआ है कि दी सम का मतलब है जमा कर देना, ऐड कर देना। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। मतलब 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, अगर उनका सम किया जाए तो आंसर क्या आता है जी 42। लेकिन इसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इंटीजर्स, फिर हम आते हैं कंसेक्टिव पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कि इंटीजर्स क्या होता है। देखिए जी पहली बात कि इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इसी तरह इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नंबर कौन से होते हैं, इसमें होता है जी 0, और फिर ये +1 भी हो सकता है और ये -1 भी हो सकता है। इसी तरह ये +2 भी हो सकता है और ये -2 भी हो सकता है। और इसी तरह ये +3 और -3 भी हो सकता है और ये आगे कंटिन्यू है। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स की तो बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं कंसेक्टिव नंबर, इंटीजर्स कौन से कंसेक्टिव। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए जी फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब क्यों कंसेक्टिव, क्यों? क्योंकि देखिए इसके फौरन बाद दूसरा नंबर आ रहा है, इसके फौरन बाद नेक्स्ट आ रहा है, लगातार नंबर आ रहे हैं, इसमें कोई गैप नहीं है, कोई नंबर मिस नहीं हो रहा बीच में। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो एक हो गया। इसी तरह लेट्स सपोज 4, 5, 6, तो ये भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखें 4 के बाद फौरन 5 है, फिर फौरन 6 है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है बीच में, तो ये कंसेक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ 4, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी 7 और फिर जो है ना 9 लिख देता हूँ। अब देखें अब ये कंसेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप देखें इसमें बीच में 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो बहुत सारे नंबर, 2 नंबर मिस होके फिर नेक्स्ट नंबर आया है, तो ये कंसेक्टिव नहीं रहे। तो ये बात याद रखनी है कि कंसेक्टिव में क्या होता है, लगातार फौरन नंबर आ जाता है नेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये बात अब आपको समझ आ गई होगी कि कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं जिनका सम 42 है। अब वो हमें तो पता तो नहीं है ये कौन से 3 है। ठीक है, और उन्हें भी कंसेक्टिव चाहिए। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर लेट करते हुए भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने लेट कैसे कर लिया है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ जी कि फर्स्ट इंटीजर को हम कह देते हैं x। ठीक है, क्योंकि कोई से 3 है तो हम फिलहाल सपोज कर रहे हैं कि जी हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है। अब इसके बाद सेकंड इंटीजर क्या होगा, देखिए उसने बोला था कंसेक्टिव होने चाहिए, तो x के बाद हम कहते हैं कि लेट्स सपोज x+1, तो ये इसके बाद नेक्स्ट आ गया नंबर। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जिसको मैं कह देता हूँ x+2। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे लेट कर लिया। देखें जी लेट्स सपोज कोई नंबर है, यही नंबर 3 कर लेते हैं जी, 1 है, 2 है और 3 है। अब ये देखें कि 1 से 2 कैसे बन रहा है। अगर 1 में आप +1 कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, यानी कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर x है, इसमें अगर आप +1 कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि इसी में हमने 1 ऐड किया तो ये नेक्स्ट नंबर बन गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा। अब एक बात तो ये है कि ये जो दूसरे वाला नंबर आपका है इसमें अगर आप 1 ऐड कर लें तो ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दूसरे वाला नंबर था सपोज x+1, इसमें अगर आप 1 ऐड कर लें तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है ना। अब ये इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दिया, 1+1 मैंने 2 कर दिया है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने लेट कर, अब ये जो 3 लेट की ये भी कंजक्टिव ही हैं। अब कंजक्टिव कैसे हैं ये कहानी आपको बता रही है कि अच्छा ये भी तीनों कंजक्टिव है। या फिर इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप x लिखें, x के बाद फिर x लिखे उसमें 1 कर दें, फिर नेक्स्ट इसको फिक्स कर लें, x लिखे इसमें 2 ऐड कर दें। अगर आपको और मजीद चौथा नंबर भी चाहिए तो उसमें आप 3 कर लें। ठीक है जी, तो ये आपके 3 का अभी हमने जस्ट सपोज किया, प्रॉपर हमें नंबर नहीं पता, तो ये हमने सपोज कर ली। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि इन्हीं तीनों को ऐड कर लें। ठीक है, पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि इन्हीं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को, ये जो आपने लेट किए हैं, इनका सम कर लें अब। ठीक है, तो यहां पर हम सम करते हैं जी। लेट्स सपोज हमारे पास ये पहला नंबर x है, फिर प्लस, अब दूसरा कौन सा जी x प्लस 1, ये x प्लस 1 दूसरा हो गया। अब इसमें नेक्स्ट तीसरा कौन सा जी x प्लस 2। इन 3 नंबर्स का अगर सम किया जाए तो ये आता है 42। ये गिवन कंडीशन थी। ठीक है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपने यहाँ पर लेट किए हुए, इनका अगर सम करें तो 42 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना, देखें ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस, अब ये 1 और ये 2, ये भी आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, आगे आप लिख लें 42। अब आपने क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। अब क्यों, क्योंकि जब अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो समझ लें कि फर्स्ट इंटीजर आ गया, फिर इसी तरह सेकंड भी फाइंड हो जाएगा और थर्ड भी फाइंड हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमारा टारगेट है कि हम x फाइंड कर रहे हैं। अब फाइंड कैसे करना है, देखें x के साथ ये जो +3 है ये दूसरी साइड पर जाके -3 हो जाएगा, ये इधर ही रहा। ये आप दूसरी साइड वाला पहले 42 लिख लें, ये जो +3 है ये दूसरी साइड पर -3। ये याद रखना, जो चीज़ प्लस है वो दूसरी साइड पर जाके माइनस, और जो माइनस हो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, अब अगर 42 में से 3 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 39 और यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ऐसे साथ लिखा हो कोई साइन ना हो बीच में, तो ये मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई जाके दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, तो ये 39 ऐसे डिवाइड बाय 3। तो ये याद रखना, जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो डिवाइड, और जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये 3 1 ज़र 3 भी कह सकते हैं और 3 3 ज़र 9, तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 13। अब देखें ये आपके पास एक इंटीजर आ चुका है x। अब इसी तरह आपने बाकी दो भी फाइंड करना है, तो यहां पर हम दोबारा से लिख लेते हैं कि जो हमने लेट किए थे वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इंटीजर को हमने x कहा था, अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 13, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 13। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर था उसको हमने कहा था x प्लस 1। अब x की वैल्यू अगर ये वाली मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो ये 13 और ये +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, 14, तो ये 14 हो गया। अब जो थर्ड इंटीजर था उसको हमने कहा था x प्लस 2। अब अगर x की वैल्यू जो आई है हमारे पास 13, यहाँ पर पुट करें 13 + 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 15। तो ये आपने देखा जी, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। देखिए कंसेक्यूटिव हैं, 13 फिर उसके बाद 14 फिर उसके बाद 15, तो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका सम 42 है। हम चेक भी कर लेते हैं जी, वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका समझ लें कि ये आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लिख दें कि ऐसे नॉर्मली लिख दें 13, ठीक है, और ये 14 और ये 15। सो ये आपका फाइनल जो है वो 3 नंबर हैं। अब हम जस्ट अपनी आसानी के लिए, अपनी समझ के लिए ना ये चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ही इन तीनों का सम जो है वो 42 आता है कि नहीं। ठीक है, बाकी ये इंटीजर्स भी हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं, लेकिन एक बात कि ये क्या आंसर 42 भी दे रहे हैं या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने तीनों नंबर आपके सामने लिख दिए। अगर आप इन तीनों को ऐड करें, देखें 5 और 4 9, 9 में अगर आप 3 ऐड करें तो ये आ जाएगा 12। 1 इधर लगा दिया, 2 कैरी कर लिया, देखें 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 42। तो ये बात भी क्लियर होगी कि वाकई ही वो 42 आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दी डायग्राम। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है इसकी बात हो रही है। ठीक है, दी डायग्राम शोज राइट एंगल, ये सिंबल जो है ना छोटा सा, ये ट्राइंगल का होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है जी, ABC। वो कह रहे हैं ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रही है जी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का तो आपको पता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल
जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सिंबल है ना ये 90 का है, ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें एक और बात बता दूं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड है ये आपकी बेस है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक हो गया, यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो कहता है इन विच, इसमें मतलब जिसमें द लेंथ ऑफ ए सी, यहां से लेकर यहां तक ये ए सी है, इसकी लेंथ आपको दी हुई है, कि हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि ना हमारा वर्क आसान हो जाए। तो ए सी ये हमारे पास है जी, ए सी की लेंथ क्या दी हुई है, ये दी हुई है, मैं लिख लेता हूं √3 प्लस √5, ठीक है, और साथ इसका ये यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर। अब यहां तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वो कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये छोटा सा सिंबल ट्राइंगल का है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया कहते हैं ये सारा जो है ये सारा अंदर से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी उसने दिया हुआ है तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ऐसे सिंबल ऐसे ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ट्राइंगल ए बी और ये सी, इसका एरिया क्या दिया हुआ है 1 प्लस √15 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बात याद रखनी होती है कि एरिया का जो भी यूनिट है उसका ऊपर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी, ये ए बी है ए से यहाँ से बी तक, ये आपने फाइंड करना है ए बी, ये मैं ए बी लिखता हूं और इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अच्छा किस फॉर्म में ये ए बी आपने फाइंड करना है, इन दी फॉर्म, कुछ इस शक्ल का आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि जो आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ना वो इससे मिलता जुलता होगा, उसमें आपको √3 भी नजर आएगा, उसमें आपको √5 भी नजर आएगा। अब ए और बी क्या चीज है, यहां पर लिखा हुआ है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपको क्वेश्चन 1 में बता चुका हूं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी ए बी की जगह कोई नंबर आ जाएंगे। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखिए आपका टारगेट है ये ए बी फाइंड करना। एक ट्रिक बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पर देखें एरिया दिया हुआ है तो आप फार्मूला भी एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला यूज कर लें, ठीक है। सो यहां पर आप लिख लें कि एज वी नो दैट का मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं जी, अच्छा हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2, ठीक है, और बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं हाइट भी कह सकते हैं। सो ये बेसिकली फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूला को हम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब कैसे देखें, दोबारा से देखें, अब ये स्टेटमेंट तो हम दोबारा से लिख लेंगे, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये 1/2 भी इसी तरह आ जाएगा। अब देखें बेस, अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस ये मैंने आपको बताया था ये बेस है ए से लेकर सी तक, ए सी जिसको आप कह सकते हैं। सो बेस की जगह आप क्या लिख देंगे ए सी, ठीक है, और मल्टीप्लाई, हाइट कौन सी है, ये हाइट है ए से लेकर बी तक। सो यहां पर आप हाइट की जगह लिख देंगे ए बी। अब इसमें मजे की बात यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये आपने ऊपर लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वैल्यू आप यहां पर लिख लें। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी 1 प्लस √15। एक बात याद रखनी है कि जब आप कैलकुलेशंस आगे करें तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंड पर आपने आंसर के साथ लिख देना है, ठीक है। अभी हमने ऐसी वैल्यू लिख ली, आगे 1/2 इसी तरह आ गया, और ए सी की वैल्यू भी अगर आपको क्वेश्चन देखें तो दी हुई है, ये देखें ए सी की वैल्यू ये दी हुई है। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे √3 प्लस √5 ब्रैकेट कर लिया, और आगे ये छोटा सा मल्टीप्लाई, ए बी की वैल्यू देखें, ए बी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, सो इसको आप इसी तरह ही रहने दें, ठीक है, यहां तक बात खत्म होगी। अब देखें, अब अगर आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ ये दो चीजें एक्स्ट्रा, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों को आपने दूसरी साइड शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट कैसे करेंगे, देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है ना डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। सो यहां पर मैं लिख देता हूं 2, ठीक है, और 1 प्लस √15। अब आपने देखा ये 2 इसके साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो जाती है। सो ये वैल्यू इस सारे के साथ, इसी के साथ यहां पर क्या हो जाएगी डिवाइड, ये हमने इसको कर दिया डिवाइड, और यहां पर बाकी कह रहे हैं कि ए बी और 1, ए बी समझ लें 1 से मल्टीप्लाई होके ए बी ही आ जाएगा। अब यहां तक बात आ जाती है, वैसे अगर हम चाहते तो हम इसका आंसर यहां पर ही खत्म कर देते, ये कंप्लीट हो जाता,
लेकिन आपको ये कहा गया है कि आपका जो ए बी का आंसर हो वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसलिए ये फॉर्म बनाने के लिए हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखें ये हमारा आंसर उस तरह का तो नहीं है ना, इसलिए इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि ए बी को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान लगेगा क्वेश्चन, और इस सारी वैल्यू को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 1 प्लस, तो ये मैंने जी इसको लिख दिया, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्यों करें, आपको रीजन भी समझ आ गई, क्योंकि हमने इस फॉर्म में आंसर लेकर आना है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि इसको आप रैशनलाइज करें। अब वो कैसे करना देखें, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बनाएं, ये जो प्लस है ना इसको आप माइनस कर दें, ठीक है। ये वैल्यू मैं सारी यहाँ पर लिखता हूँ √3, लेकिन प्लस की जगह आप क्या कर देंगे माइनस √5। ये वैल्यू समझ लें इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगी, और इसके साथ आपने क्या कर देना, इसको ये डिवाइड भी कर दिया। बड़ा आसान सा तरीका है, यानी कि इस वैल्यू को आपने साइन चेंज करके इधर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जिसमें मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 2, फिर आगे ये वैल्यू लिख लेता हूँ 1 प्लस √15, और इसके साथ ये वैल्यू भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ √3 माइनस √5। मैं बड़ा आसान सा आपको तरीका बताऊंगा मल्टीप्लाई करने का भी। डिवाइड बाय, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, इसको भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है क्योंकि ये एक फार्मूला की तरह लिखी हुई वैल्यू, जैसे a प्लस बी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, और एक a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मतलब ये कि इस तरह की कोई भी चीज़ लिखी हो, एक प्लस में हो और वही चीज़ माइनस में हो, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये भी देखें, एक चीज़ प्लस में है वही चीज़ माइनस में है, इसको समझ लें a और इसको समझ लें b। तो ये a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर, और फिर आ जाता है माइनस, और ये b है तो इसको मैं कर देता हूँ ये b का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व कैसे करना है देखें, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आप ऐसे ही अलग से रहने दें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी 2, और आगे बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं, और इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 को पहले इस सारे के साथ, ठीक है, 1, फिर ब्रैकेट बनाएं और ये सारा वैल्यू लिख लें √3 माइनस √5, फिर नेक्स्ट इसको भी सारे के साथ, ये मैं प्लस √15 लिखता हूँ, और आगे ये सारी वैल्यू लिख लेता हूँ √3 माइनस √5, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब डिवाइड बाय क्या होगा जी, देखिए ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 सिंपल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हम इसको मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें ये वाला 2 आपने इसी तरह लिख दिया, आगे ये ब्रैकेट। अब देखें 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ भी, तो पहले 1 जब 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आ जाता है। ये आ जाएगा √3, फिर आगे माइनस है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी √5 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर प्लस, अब ये वैल्यू इसके साथ भी और ये वैल्यू इसके साथ भी आ जाएगी। ये हम दोनों इकट्ठी लिख लेते हैं ऐसे √15, और इसके साथ ये √3, फिर माइनस है। अब इसी तरह ये √15 और इसके साथ ये भी आ जाएगा √5, ब्रैकेट क्लोज कर लें, और डिवाइड बाय अगर आप देखें, वैसे ये जो इक्वल का साइन है ना ये इस लाइन के सामने होना चाहिए, ठीक है। 3 - 5 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। अब इसमें ये आसानी होगी हमारे लिए कि ये 2 और 2 हम कर देंगे कैंसिल, और ये जो माइनस है इसको आप इधर ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे लिखा रहे तब भी ठीक है, लेकिन ऊपर लिख दें तब भी ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं, ये माइनस लिख दिया, ठीक है, और ये आप लिखें √3, फिर आगे माइनस √5। देखिए ये जो दोनों अंडर रूट के अंदर है, आपने एक ही अंडर रूट बनाना है, ठीक है, ये ऐसे, और 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 15 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, फिर माइनस ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक ही अंडर रूट का साइन बनाएं। 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हो रही है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक ही अंडर रूट बना के 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 75। अब हमारे लिए देखें क्वेश्चन आसान हो रहा है आस्ता आस्ता। अब ये वाला माइनस इसी तरह आप लिख लें, और ये √3 माइनस √5। अब देखें इसको आप सॉल्व करें, ये 45 भी सॉल्व करना है, 75 भी सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये 40 जो 5 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45। अब देखें कि ऐसा सबसे छोटा टेबल कौन सा वाला जा रहा है, 2 तो नहीं जाता, 3। अब 3 1 ज़र 3, एक रह जाएगा वो 15 बन जाएगा, जब 5 के साथ मिलेगा तो 3 5 ज़र 15,
अब अगेन 3 का टेबल, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। अब ये क्या हुआ जी कि अब आप 45 की जगह 3 देखें 2 है ना, तो 3 का स्क्वायर और साथ 5 लिख सकते हैं। देखें ये वाला प्लस साइन तो आपने ये वाला इसी तरह बना दिया अंडर रूट का। 45 की जगह आप लिखेंगे 3 और 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और साथ आप कर देंगे मल्टीप्लाई 5। अब बिल्कुल इसी तरह आपने 75 को भी करना है। यहां पर हम 75 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं ताकि ये भी हमारे लिए आसान हो जाए। तो 75, अब सबसे छोटा नंबर 3 का, 3 2 ज़र 6, यहाँ से एक रह जाता है, 1 जब 5 के साथ मिलेगा 15, 3 5 ज़र 15। अब इसमें 5 का टेबल जाएगा 5 5 25 और 5 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि 75, ये साइन तो हमारा इसी तरह आ जाएगा। 75 की जगह ये 2 पेयर हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, ये 5 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई 3, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। अब ये माइनस आप इसी तरह लिख लें दोबारा से, ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, यहाँ पर ये जो 2 नंबर हैं इनको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैं अलग कर देता हूँ और अंडर रूट 5 अलग कर लेता हूँ। इसी तरह जैसे आपने यहाँ पर मैंने बताया था वो नंबर 1 था तो उसको हमने 2 हिस्से बना लिए थे। अब इसको भी आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप ये जो 5 का स्क्वायर है इसको अलग कर दें और 3 को अलग कर लें। अब नेक्स्ट देखें जी, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस ये 5 और ये देखें ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ आ जाएगा 3 और इसके साथ ये अंडर रूट 5। फिर नेक्स्ट माइनस इसी तरह ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बच गया और साथ इसके अंडर रूट 3। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, बात समझने वाली ये है कि एक जैसी टर्म आपस में सॉल्व होंगी। अब एक जैसी से मुराद क्या है, यहाँ पर देखें ये अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। इनकी कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लें, ये 1 और ये -5। 1 - 5 क्या होता है, 1 - 5 आप अगर कैलकुलेटर पे भी चेक करें तो वो होगा -4। इसको आपने ऐसे ही लिख देना साथ, ये ऐसे अंडर रूट 3 जैसे आप सॉल्व करते हैं ना एक्स, इसको एक्स समझ लें, ठीक है। ये सपोज करें ऐसे एक्स लिखा हुआ है और ये सपोज करें -5x लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आता है -4x। -4 नंबर असल देखना है ये, बाकी जो भी है x है y है अंडर रूट 3 है वैसा का वैसा लिख दें। अब ये वाला 5 वाला और ये भी 5 वाला, ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसी हैं, ये दोनों सॉल्व होंगी। सॉल्व कैसे करने इनके, ये कोफिशिएंट समझ लें। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 -1 + 3 तो ये होता है +2 और बाकी जो भी है अंडर रूट 5 है x है y है साथ लिख दें। अब आप क्या करें जी कि ये रफ वर्क है, ठीक है। अब आप ये माइनस अप्लाई कर दें, जब ये माइनस अप्लाई होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस शुरू में नहीं लिखते, ये आ गया 3 और ये माइनस जब इधर आएगा देखें ये प्लस माइनस माइनस, फाइनली इधर माइनस आ जाएगा और ये 2 अंडर रूट 5। अब ये आपका आंसर आ चुका है। और एक और चीज भी आप यहां पर ये करें, क्योंकि ये ए बी का आंसर था तो ए बी लिख देते हैं और इसके साथ आपने यूनिट भी लिखना है। वैसे आपके बुक में उन्होंने नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने लिखना है, ठीक है। अब यूनिट कौन सा लिखना है ये देखें, आपको ये कहा गया था कि आपका आंसर कुछ इस तरह का होना चाहिए ए बी का, तो ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह का ही है। यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 3 है, इसमें भी अंडर रूट 3 है, फिर 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। देखिए इसके साथ यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये आप इसके साथ यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि आपकी बुक में आंसर यही है। वैसे इसको आप चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3, यहाँ पर प्लस है ना, अगर आपको ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लस है, ठीक है। अगर आप इसको प्लस भी लिख देते हैं तो ये वाला माइनस आप 2 के साथ लिख लेंगे ऐसे -2 और ये अंडर रूट 5, ठीक है। ऐसे भी कर दें तब भी ठीक है, अगर ऐसे लिखा रहता तब भी ठीक है, तो ये दोनों ठीक है। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल, तो मैंने ये आपके सामने रेक्टेंगल बना दी। अब रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल ऐसी शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड, मतलब इसके सामने जो साइड है ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं होती, ये लेंथ है और ये विड्थ है, लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन इसके सामने जो साइड है वो इक्वल होगी और ये आपस में इक्वल है। ये रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वो कहता है कि जो रेक्टेंगल है साइड्स, उसकी साइड्स हैं, ठीक है जी, हमें क्लियर है। ऑफ लेंथ, उन साइड्स की लेंथ दी हुई है, क्या क्या दी हुई है जी, एक ये साइड दी हुई है एंड और एक ये दी हुई है, दोनों डिफरेंट है। अब देखें क्योंकि अगर लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि हम ये साइड जो है ना हम ये लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 +
√18 और ये साथ लिख लेता हूँ मीटर। ये सपोज हमारी लेंथ है। अब ये वाली साइड जो है ना ये भी बिल्कुल यही होगी। अब बाकी बात जाती है विड्थ। तो ये जो दूसरी है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं जी विड्थ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वेरी कंसेप्चुअल एक पॉइंट बताऊंगा जी, कंसेप्चुअल, ठीक है, जस्ट आपकी समझ के लिए, बाकी कोई इतना मैटर नहीं करता ये। सो यहाँ पर इसका पहले हम लिख लेते हैं मीटर, ठीक है जी, मीटर। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको बताऊं कि रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेंथ है या विड्थ है, इसी तरह ये लेंथ है या विड्थ है? तो मैं आपको ना एक आपको जस्ट समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। देखें, ये मैंने वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर लिखी, ठीक है, अगर ये कैलकुलेटर है तो ये वैल्यूज एग्जैक्ट आ जाएगी। तो इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो ये देखें ये क्या आ रहा है 6.24, ये वैल्यू जो है ये 6.24 आ रही है। अब दूसरी को चेक कर लेते हैं वो क्या आती है, ये याद रखना है आपने नंबर। और जब देखें मैंने दूसरी को लिखा तो ये 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है ये छोटी वैल्यू है, तो ये विड्थ होगी, और ये बड़ी वैल्यू है तो ये लेंथ होगी। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मिक्सअप हो जाता है, तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा, इस क्वेश्चन में चल जाएगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। है जी, यहां तक बात हमें समझ आ गई। और यहां पर हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि इसको हमने लेंथ कह दिया और जो दूसरी वाली है उसको हमने क्या कह दिया जी विड्थ। अब हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास विड्थ भी है। अब वो कहते हैं एक्सप्रेस दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने क्या चीज समझ ले, फाइंड करना है, एक्सप्रेस मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो है ये सारा अंदर वाला एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये लिख लिया जी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आगे क्वेश्चन मार्क, मीन ये आपने फाइंड करना है। अब बड़ी आसानी से आप यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। इसका हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी मदद से ये फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जैसे कि आपने ट्राइंगल का देखा था वो भी आपने याद रखना है, अब रेक्टेंगल का भी याद रखना है। अब रेक्टेंगल की क्या होता है जी, लेंथ इनटू विड्थ, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और मजे के बाद है दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जस्ट हमने इसमें पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। अब लेंथ हमारे पास क्या है जी, ये लिखी हुई है 2 + √18, ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं और ये मल्टीप्लाई, और विड्थ भी हमें दी हुई है, तो यहाँ पर मैं विड्थ लिख देता हूँ 5 - 4 और ये √2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप ये करें कि पहले इस नंबर को सारे के साथ लिख लें, ठीक है, लाइक दिस 2, और आगे ये लिख लें 5 - 4 और √2। फिर आप प्लस, ये प्लस है ना, ये नंबर भी सारे के साथ लिख लें, प्लस √18 और आगे लिख लें जी 5 - 4 और √2। अब ये हो गया पहला स्टेप। अब आगे आपने क्या करना है, इस 2 को इसके साथ भी और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सो यहां पर हम क्या करते हैं जी, 2 को पहले ऐसे लिख लेते हैं 2 × 5, फिर माइनस, इसी तरह 2 × 4 और डिवाइड बाय √2। अब बिल्कुल इसी तरह ये नंबर भी इसके साथ और ये नंबर इसके साथ भी आ जाएगा। सो यहाँ पर प्लस, अब इसमें ये करें कि जो सिंपल नंबर है इसको पहले लिख लें और √ वाला बाद में। सो ये 5, ठीक है, जस्ट लिखने में फ़र्क है, बाकी क्या जैसे भी लिख लें कोई मसला नहीं। तो ये नंबर आ गया और माइनस, इसी तरह ये नंबर इधर 4 को पहले लिख लें और ये बाद में। सो ये 4 और फिर √18 और डिवाइड बाय 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखें जी हमने क्या करना है। वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो √2 है ना दोनों के नीचे, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए, थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। बड़ा आसान है खत्म करना, देखें कैसे। सबसे पहले ये तो लिख लेना 2 × 5 ये हो जाएगा 10। अब इसको खत्म करने के लिए मैं एक टेक्निक लगा रहा हूँ। वो टेक्निक क्या लगा रहा हूँ देखें। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को आप ऐसे 2 दफ़ा √2 लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। देखें, अगर आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करें तो ये √2 का बन जाएगा स्केयर, और स्केयर और स्केयर रूट काट जाते हैं, क्या आ जाता है 2। इसका मतलब है आप 2 की जगह ये 2 नंबर लिख सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस, और इस 2 की जगह लिखूंगा √2 और √2। बाकी बिल्कुल इसी तरह आपने लिख देना है मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाय √2। ठीक है, ये साथ साथ समझ लें रफ वर्क है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, प्लस। अब यहां पर आपने एक टेक्निक लगानी है, ये जो 18 है इसके फैक्टर बनाने हैं। ये 5 तो आप इसी तरह लिख लें। अब 18 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ये जो प्रोसेस आप करते हैं ऐसे 18।
अब इस पे आप देखें सबसे छोटा नंबर टेबल 2 का, 2 9 ज़ार 18। अब इस पे फिर 3 का जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और ये 3 1 ज़ार 3। तो ये क्या आ रहा है जी, देखें ये दो जो है 3 है, 3 का स्केयर और साथ 2। तो 18 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 का स्केयर और साथ मल्टीप्लाई 2। फिर नेक्स्ट माइनस ये 4 इसी तरह लिख लें। यहाँ पर भी आप 18 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 और ये डिवाइड बाय √2। अब आप देखते जाए क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो जाएगा। ये 10 तो इसी तरह आ जाएगा, फिर माइनस, अब ये वाला कट जाएगा। देखें एक तो मसला हल हो गया। अब 4 को आप पहले लिख लें, √2 को बाद में, ऐसे 4 √2। अब नेक्स्ट फिर आगे प्लस, ये जो √रूट के अंदर दो वैल्यूज है ना, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, दोनों के ऊपर अलग अलग लिख दें। 5 लिखें और ये 3 का स्केयर अलग कर दें और 2 को अलग कर दें। फिर माइनस, अब 4 यहाँ पर भी ऐसे ही करें। ये 3 का स्केयर आपने अलग कर दिया, √2 को अलग कर दिया और डिवाइड बाय √2 अलग कर दिया। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा, ये भी कट जाएगा। ये जो प्रॉब्लम कर रहे थे ना √2, ये देखें कट जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से लिखते हैं 10 - 4 √2 फिर प्लस। अब देखें ये स्केयर और ये स्केयर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। 3 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार 15 और ये √2। फिर नेक्स्ट माइनस, इसी तरह ये कट जाएगा, ये तो कट गया। अब ये स्केयर भी इसके रूट से कट गया, जब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12। अब आपने क्या करना है जी, लाइक टर्म्स, जैसे ये सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल नंबर है, ये दोनों सॉल्व होंगे और ये √2 वाला √2 वाले के साथ सॉल्व होगा। 10 - 12, 10 - 12 क्या होता है जी, 10 - 12 होता है -2। अब ये जो दो नंबर है ना, इनके सिर्फ आपने ये आपस में सॉल्व करना है। ये 15 प्लस का और ये -4, 15 - 4, 15 - 4 होता है जी 11 और आपने साथ इसी तरह लिख देना √2। अब ये ऐसे भी ठीक है, अब आपका ये आंसर है। लेकिन आपके बुक में जो उन्होंने लिखा हुआ है इसको पहले लिख दिया, अब नेगेटिव वाले को बाद में। लेकिन अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तब भी ठीक है। चले हम इसको कर लेते हैं 11 और ये √2 और ये आ जाएगा -2। अब एक और बात देखें, ये जो क्या चीज़ है, ये आप क्या चीज़ आपने फाइंड की है, ये बेसिकली एरिया है किसी भी चीज़ का। मैंने आपको ये बताया था कि एरिया जो भी होता है उसके साथ आपने क्या करना है, जो भी आप यूनिट लिखेंगे उस यूनिट का स्केयर। अब यूनिट कौन सा लिखना है, ये आप क्वेश्चन के अंदर देखें क्या यूनिट यूज हुआ था, ये मीटर। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इसके साथ लिखना है जी मीटर यानी कि m और इसके ऊपर स्केयर। ये आपका आंसर है। अब आपको ये भी कहा गया था कि आपका जो आंसर है ना वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए इसी फॉर्म में है, √2 भी उसमें है और ए बी की जगह कोई नंबर आ गया। मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप देखें, ये देखें यहाँ से देख लें, ये √2 भी है और ये कोई दो नंबर भी हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख, इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन बुक में ऐसे है तो ऐसे कर दें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझ लें कि एक गेम है। अब गेम क्या है देखें जरा, वो कहता है फाइंड 2 नंबर, कोई दो नंबर बताएं। कौन से दो नंबर, कोई से दो नंबर हुज सम इज 68, मतलब उन दोनों को अगर आप जमा करें तो आंसर 68 आए और उन्हीं दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस, और उन्हीं दो नंबर्स का अगर आप माइनस करें तो आंसर 22 आ जाए। तो ये ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज, हमें तो नहीं आइडिया ना, तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट हम खुद से फिलहाल कहते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 नंबर। ठीक है, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर, ये हमने जस्ट सपोज किया है, अभी हमें नंबर पता नहीं है लेकिन सपोज कर लिया। अब ए बी की जगह आप एक्स वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि उन दो नंबर्स का सम, ये दो नंबर हैं ए और बी, इनका हम सम कर लेते हैं a + b। ठीक है, सम कर लिया। वो कहता है इनका जो सम है वो 68 आएगा, तो ये 68 हम कर लेते हैं। अब इसी तरह वो कहता है इन दो नंबर्स का डिफरेंस, डिफरेंस भी माइनस, अगर हम a - b कर दें तो वो कहता है जी 22 आएगा। ये जो बात मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये गिवन बात है, गिवन कंडीशन है। सपोज हम इसको कह देते हैं 1 और इसको हम कह देते हैं 2। ये देखें दो इक्वेशंस बन गई। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, लेट्स से कोई सी दो इक्वेशंस होकर हम सॉल्व करके ए और बी का आंसर निकाल लेते हैं तो बेसिकली वो नंबर पता चल जाएंगे, ए भी पता चल जाएगा, बी भी पता चल जाएगा। सो इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है।
अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने 8th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, ठीक है। ये बहुत सारे क्रैमर रूल भी है, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड है, लेकिन वो आप लेंथी हो जाते हैं। तो हम शॉर्टकट एक तरीका यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। वो क्या होता है भी बताता हूँ। देखिए उसमें ये करें कि आप ऐड कर लें इक्वेशन 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों करें इसकी रीजन अभी आपको समझ आ जाएगी। पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 68 और a माइनस बी इज इक्वल टू 22। अच्छा, अब देखें ऐड करने का ये फायदा है कि देखें ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a और a, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 90। अच्छा देखें इसमें हमने ये कैंसिल किया है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना। एक को एलिमिनेट करें, एक का आंसर आ जाएगा, फिर इसको दूसरे में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें, दूसरे का भी आ जाएगा। सो अभी देखें हमने, हमारा टारगेट ए और बी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करना, ताकि हमें पता चले दो नंबर कौन से हैं। सो ये जो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 90 डिवाइड बाय 2, अब 90 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45। अब देखिए ये एक नंबर हमें पता चल गया 45। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर कौन सा है। अब दूसरा कैसे पता चलेगा, इसको आप इन दोनों में किसी एक में पुट कर लें, जो इजी लगता है। 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। सो मैं पुट कर लेता हूं जी के पुट a इज इक्वल टू 45 इन 1। आप 2 में पुट करें तब भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। सो मैं 1 में पुट कर रहा हूं तो मैं 1 को पहले लिख रहा हूं, ये मैंने लिख लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, ये 1 है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया जी। अब हम इसमें a की जगह क्या लिखेंगे 45, तो a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। हमें अब b की वैल्यू चाहिए, b इधर ही रहेगा 68। ये जो देखें इसके साथ कोई साइन है तो प्लस का होता है, ये इधर आके हो जाएगा -45, प्लस वाला जाके माइनस हो जाता है। अब 68 में से जब 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब हमें दूसरा नंबर भी पता चल गया। लेकिन अब हम चेक करेंगे अपनी आसानी के लिए, अपनी समझ के लिए, क्या वाकई ही इन दोनों का सम जो है वो 68 आता है और माइनस करें तो 22 आता है या नहीं, चेक कर लेते हैं जी, ठीक है। वैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं कि 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर्स आपके कौन कौन से आ गए जी, यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। a जो है वो 45 है और b जो है वो 23 है, ये आपके 2 नंबर्स हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन हम अपनी जरा कंसेप्ट के लिए चेक करते हैं इन दोनों को। 45 और 23 को ऐड करते हैं पहले, 45 और 23 ऐड करते हैं, सम करते हैं, देखते हैं 68 आता है या नहीं। 5 और 3 8, 4 और 2 6, ये तो वाकई 68 आ गया। ये वैसे इससे ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हल किया है आपने। अगर हम इन्हीं दोनों का आप माइनस कर लें, ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो ये 22b आ गया। इससे एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि हमने बिल्कुल क्वेश्चन ठीक हल किया है, और जो क्वेश्चन में कहा गया था वो बात भी। तो गेम होगी हमारी खत्म, क्योंकि अब हमें 2 नंबर पता चल चुके हैं। इसी तरह आप इस जैसी आप खुद भी एक गेम, एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हम एक एक वर्ड को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है दी वेदर, वेदर कहते हैं मौसम को। दी वेदर इन लाहौर, मतलब लाहौर का जो मौसम है, वाज अनयूजुअली, अनयूजुअली कहते हैं गैर मामूली तौर पर, मामूल से हट के, यानी कि वार्म, वार्म कहते हैं गर्म। मतलब जो लाहौर का मौसम है वो बहुत ज्यादा गर्म था। कब जी, ड्यूरिंग दी समर, समर कहते हैं गर्मियों में। कौन सी गर्मियां, 2024 की, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि लाहौर का जो मौसम था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था समर में 2024 के, ठीक है, बात क्लियर होगी। दी टीवी न्यूज रिपोर्टेड, अब टीवी वालों ने भी एक बार रिपोर्ट की, क्या रिपोर्ट किया जी, टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेंटीग्रेड या 48 सेल्सियस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो टीवी वालों ने क्या टेम्परेचर नोट किया जी या रिपोर्ट किया, वो था जी सेल्सियस में, देखें सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सी की सपोज कर लें, वैल्यू आपको पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यूं लिखेंगे 48 और साथ छोटा सा इसके ऊपर डिग्री का साइन बना लें। लिखने में आप ऐसे लिख लेंगे, सी लिखेंगे ये वाला और आगे 48 उसके ऊपर डिग्री का साइन, ठीक है जी। अब बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अब यहां पर एक बात मैं आपको समझा दूं कि लाजमी नहीं है कि पेपर में आपको ये चीज गिवन हो, ये बात स्किप भी हो सकती है, डायरेक्ट आपको ये कहा जा सकता है।
ठीक, इसलिए आपने ये ज़बानी याद कर लेना है। अच्छा, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जैसे सेल्सियस को आप सी से, फ़ारेनहाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ। ठीक है, छोटा सा ऐसे बना देना सर्कल। ये आपने फाइंड करना है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको टेम्परेचर सेल्सियस या सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। बहुत ही आसान है, देखें फार्मूला भी उन्होंने खुद दे दिया। और ये फार्मूला पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एफ, ठीक है, और इज इक्वल टू 9/5 और ये c प्लस 32। आसान है जी, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सा आप काम करेंगे, ये 9/5 इसी तरह मल्टीप्लाई, ये जो c है ना, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 48, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 48। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला साइन बनाने की जरूरत नहीं है जब आप कैलकुलेशन आप करना स्टार्ट हो गए। प्लस 32। अब इसको आप सॉल्व करें। देखिए 48 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 432 और डिवाइड बाय आप 5 इसी तरह लिख लें, प्लस 32। ये 5 आपने अच्छे से बनाना है, मेरी तरह नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, कैलकुलेटर के ऊपर आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 118.4 और ये आपका जी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। वेरी सिंपल, ये सेल्सियस में था, ये सेंटीग्रेड में है और ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट हो चुका है टेम्परेचर। ठीक है जी। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें वो कहता है दी सम कहते हैं जमा करना, ऐड कर देना। दी सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, मतलब फादर और सन की एज को का सम अगर किया जाए तो वो आता है 72। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है, लेकिन ये बता दिया गया कि अगर दोनों की एज का सम करें तो वो आता है 72। तो हम ना पहले यहां तक बात को समझ लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट सन्स एज, मतलब सन की एज क्या है जी, हम सपोज करते हैं कि एक्स है वो, और फादर्स एज क्या है जी, सपोज कर रहे हैं हम वाई है। ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहां तक बात कर रहा हूं। ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब ये जो कंडीशन थी एक, ये भी लिख लेते हैं यहां पर कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि वो कहता है कि फादर और सन की एज का सम कर लें। तो हमने ये फादर और सन की एज को सपोज किया हुआ एक्स और वाई, अगर दोनों का सम करें जैसे ऐसे एक्स प्लस वाई, तो वो कह रहे आता है 72। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन बन गई, इसको आप 1 का नाम दे दें। ये बात हुई है जी प्रेजेंट की, नो जो अभी उनकी एज है। अब नेक्स्ट वो पढ़ते हैं यहां पर, वो कहता है 6 years ago, मतलब 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल पहले। अब पहले तो यहां तक बात को स्टॉप कर लेते हैं। अब मुझे बताएं 6 साल पहले, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं कि 6 years ago। अब यहां से आप पहले मुझे ये बात बता दें कि अगर सपोज एक सन की एज एक्स है तो 6 साल पहले क्या होगी, x माइनस 6, मतलब जो भी एज है उसमें से 6 साल माइनस कर दें, सिंपल सी बात है। यानी कि एक नई कंडीशन आ गई। अब यहां पर हम लिखते हैं जी कि सन्स एज कब, 6 year ago, जो भी एज अभी है, अभी हमने सपोज किया हुआ जी कि वो x है, x में से आप 6 माइनस कर लें। लेट्स सपोज आपकी एज अगर अभी 20 साल है, मैं अगर आपको ये कहता हूं कि 6 साल पहले आपकी एज क्या आती, तो 20 में से आप 6 माइनस कर लें। तो यही तरीका है। अभी अगर हमने सपोज किया हुआ है उसको x, अब इसमें से हम 6 माइनस कर लेंगे। इसी तरह फादर के लिए भी आप यही करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं जी फादर्स एज, ठीक है, 6 year ago, 6 साल पहले। तो अभी हमने सपोज किया था उसको y, तो y में से आप 6 माइनस कर लें। ये यहां तक बात होगी। अब हम आते हैं ये कंडीशन, जैसे यहां पर हमने एज सपोज की थी, फिर कंडीशन लिखी थी, यहां पर भी आप एज सपोज हो गई है, उसी के अकॉर्डिंग अब उसकी हम कंडीशन बनाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है जी, ये देखें, दी फादर्स एज, ये 6 year ago की बात हो रही है, फादर्स एज। तो 6 year ago फादर की एज हमने क्या सपोज की, y माइनस 6। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं y माइनस 6 इज इक्वल टू, वो कहता है जो फादर की एज थी वो क्या थी, 2 टाइम्स। 2 टाइम का मतलब है मल्टीप्लाई कर दे, 2 को मल्टीप्लाई कर दे, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं जी किसके साथ, वो कहता है दी एज ऑफ द सन, तो ये एज ऑफ द सन है, ठीक है, x माइनस 6। ठीक हो गया जी। इसका वैसे आसान सा मतलब ये है
कि 6 साल पहले अगर जो भी सन की एज है उसको अगर डबल किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फादर की एज आ जाती है। खैर जी, इस बात को आप छोड़ दें, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो देखें y माइनस सिक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2x माइनस ये आ जाएगा 12। अब देखें ये x है ये y है, आप x और y वाले नंबर एक तरफ कर लें, इसको इधर ही रहने दें 2x। ये जो y है इधर आके हो जाएगा माइनस y, इधर जब कोई साइन हो तो प्लस का होता है, इधर आके माइनस y, इसको इधर शिफ्ट कर लें, इधर रह गया माइनस 6 और ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12। अब ये बन जाएगा 2x माइनस वाई और ये आ जाएगा 6। इस सारे को आप इस तरफ लिख लें 2x माइनस वाई और इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है 2। एक बात और बता देता हूँ, देखें जब आपने कहा था प्रेजेंट की बात हो रही है तो दोनों की एज लिखी, एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह फिर 6 ईयर अगो दोनों की एज लिखी और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि ऐड 1 एंड 2। अब 1 क्या थी जी, ये लिख लेते हैं x प्लस वाई 72। तो यहां पर मैं लिखता हूं जी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 2 आपके पास ये सामने लिखी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा, मैं ऐड ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बड़ा आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो भी लिंक है ना क्वेश्चन में, वो बेसिकली अगर आप देखें तो ये उसने पूछा है कि व्हाट वाज सन्स एज, सन की एज के साथ है 6 ईयर को, 6 साल पहले सन की एज क्या थी। तो हमारा तल्लक बेसिकली सन की एज के साथ है, तो वो अगर देखें तो हमने उसको x कहा हुआ था। अगर हमारा टारगेट अब यही है कि x की वैल्यू किसी तरह आ जाए, अब x की वैल्यू देखें आ जाएगी 2 और 1 x, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 72 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे जी, देखें इसमें आप जो है वो ये जो 3 है ये 78 के साथ क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि 78 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26। अब ये जो एज आई है ये अभी की एज है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्योंकि हमने उसको सपोज किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए x हमने कहा था जो उसकी प्रेजेंट की एज थी। अब हमारे पास ये प्रेजेंट की जो इसकी एज है वो फाइंड हो चुकी है। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ साथ, ठीक है, कि ये सन्स की एज है 9, मतलब अभी। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन ये किया था कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले सन की एज क्या थी। यहां पर आपने फिर क्या करना है, ये लिख लेना है। वैसे ये बड़े आसानी से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर उसकी अभी एज 26 है तो 6 साल पहले क्या होगी, 26 में से 6 माइनस कर दें 20 आ जाएगा। लेकिन हमने जो सपोज किया था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था 6 सन्स एज 6 ईयर गो, वहां पर हमने लिखा था x माइनस 6। अब आप अगर यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये अगर पुट कर लें 26 माइनस 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 20। इसके साथ आप लिख लें ईयर्स। ठीक है, यानी कि 20 साल उसकी एज थी 6 ईयर अगो। अब आप अगर चाहें तो आप फादर की एज भी निकाल सकते हैं, अभी की भी और 6 साल पहले की भी, लेकिन क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे आप फाइंड करना तो मैं तरीका बता देता हूँ कि ये जो x की वैल्यू है ये आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर लें तो y की वैल्यू आएगी। तो y की को वैल्यू जो है वो बेसिकली फादर की एज थी, और इससे आप जो है ना उसमें से 6 माइनस करें तो 6 साल पहले की भी आ जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान क्वेश्चन है कि मिर्खा बाट आ टॉय, मिर्खा ने एक टॉय खरीदा जी। ठीक है, बाट मीन खरीदा, टॉय फॉर RS 1500, मतलब 1500 रुपये का उसने एक टॉय खरीद लिया। ठीक है जी, खरीद लिया। एंड सोल्ड का मतलब बेच दिया, फॉर RS 1520, 1520 रुपये में। अब मेरे ख्याल मतलब बहुत तेज थी कि उसने 1500 रुपये का खरीद के 1520 रुपये का बेच दिया। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि 1500 का उसने लिया है और 1520 रुपये का बेच दिया है, तो क्या हुआ है, फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, फायदा हो गया। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट हुआ है। और यही आपसे अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि उस प्रॉफिट की परसेंटेज आपने निकालनी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे
और फिर हम उसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये एक फार्मूला है, और प्रॉफिट की फिर आगे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये एक फार्मूला है। दो फार्मूला है सिंपल से, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए जी, आपने क्या करना है, यहां पर पहले डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा कैसे लिखना है कि मेरे ख्याल ने जो खरीदा ना टॉय एक, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसको कहते हैं, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो यहां पर हम साथ लिख लेते हैं कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, जितने का उसने खरीदा वो 1500 रुपये है। फिर सेल कर दिया उसने, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये जो है ना, ये सेलिंग प्राइस है। तो ये मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस RS 1520। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को ना शॉर्ट फॉर्म ऐसे CP भी कह देते हैं, ये C और ये P। इसी तरह सेलिंग प्राइस को SP कह देते हैं, ठीक है, ये सेलिंग और प्राइस। अच्छा, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमने फाइंड करना है। सो ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट, और ये परसेंटेज का सिंबल है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और फिर परसेंटेज उसकी। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे जी, क्या तरीका होगा, ये तरीका होगा। तो यहां पर आप सिंपल सा लिखें जी, यही फार्मूला कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल होता है जी सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब यह है आसान सा कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो जितने की आपने चीज़ बेची है उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल दें। जब कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगी, वो आपका प्रॉफिट होता है। अब सेलिंग प्राइस हमारी 1520 रुपये है, और जितने का हमने ख़रीदा था वो हमारी 1500 रुपये है। अब 1520 में से ये आप खर्चा आपने जो किया था ये निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। ये आपका 20 रुपये प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन हमसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछा गया था, बल्कि प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी गई थी। सो इसलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज वाला। सो प्रॉफिट और साथ छोटा सा परसेंटेज। अब फार्मूला क्या है जी, वैसे टॉप पे मैंने लिखा हुआ था, दोबारा से लिख देता हूं कि जो भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड करें असल कीमत के साथ, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CP। और परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब प्रॉफिट कितना था जी 20, ये आप लिखेंगे 20। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने का उसने खरीदा था वो था 1500 रुपये, और मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 100। अब वेरी सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर आप ना ऐसे परसेंटेज का सिंबल भी बनाएं, यहाँ पर भी परसेंटेज का, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। 100 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1500 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33, और साथ ये आप परसेंट इसी तरह लिख लें। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब उसका जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो कितना था, 20 रुपये। अगर इसकी परसेंटेज में बात की जाए तो उसको परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है 1.33%। ठीक है जी। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। देखें, दी एनुअल इनकम, ठीक है, इनकम मतलब जो आप कमा रहे हैं, एनुअल कहते हैं पूरे साल की इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम पूरे साल की जो इनकम है ऑफ तैयब, मतलब तैयब की जो पूरे साल की इनकम है वो कितनी है जी 9,60,000 रुपये, यानी कि 9,60,000। ये तैयब की इनकम है पूरे एक साल की, एनुअल। तो यहां पर हम साथ साथ डाटा नोट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जी कि एनुअल इनकम उसकी कितनी है 9,60,000। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वो कहता है वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है कि वो रकम जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब वो कितनी है 9 लाख में से ये जो रकम है ना 1,30,000, इस पे आपको कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। ये कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, मतलब इस अमाउंट पे आपको छूट है, कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। सो ये भी मैं लिख देता हूँ, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है जी 1,30,000। ठीक है जी, दोनों बातें होगी। अब वो कहता है कि इस रकम पे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो इसमें से ये रकम निकाल दें बाकी जो बच जाएगी ना उस पर तो टैक्स लगेगा। और यही आपसे क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, इस रेट के हिसाब से आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। ये तो होगी आपकी बचत, लेकिन बकाया जो रकम है उस पर तो टैक्स लगेगा। अब बकाया रकम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इसको बकाया रकम का आप कह सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे कि इसमें से ये जो 9,60,000 रुपये है इसमें से आप निकाल दें ये रकम, क्योंकि इस पे किसी किस्म का आपका कोई टैक्स नहीं है। लेकिन
अब जो आंसर आएगा, देखिए इस अमाउंट को आप यूं भी कह सकते हैं कि ये टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट मीन जिस पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं जी कितना आप पे टैक्स लगेगा। इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8,30,000, लेकिन ये वो अमाउंट है जिस पे अभी टैक्स लगना है। अब कितना टैक्स लगेगा ये रेट आपको बताया हुआ है। रेट है जी 0.75। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि टैक्स रेट, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, टैक्स रेट कितना है 0.75%। अब हम इसका टैक्स निकाल लेते हैं ताकि अमाउंट हमें पता चल जाए कि अब हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं जी टैक्स अमाउंट। अब टैक्स अमाउंट कैसे, ये जो आपकी रकम है जिस पे टैक्स लगना है इसको आप लिखें यहाँ पर और इसको मल्टीप्लाई कर दें टैक्स के रेट के साथ। रेट क्या है जी 0.75 और साथ ये परसेंटेज का सिंबल भी बनाना है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये आप लिखेंगे ऐसे, ये वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई 0.75 भी लिख लें। ये जो सिंबल है परसेंटेज का, इसकी जगह आप लिख लेंगे 1/100। ठीक है, परसेंटेज, तो ये 1/100 आ गया। अब बहुत आसान है, अब आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 622,500 डिवाइड बाय आप क्या कर लेंगे 100। अब भी बहुत आसान है, अब अगर ये दो जीरो कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है 622,500। ठीक है, इसके साथ लिख ले RS। ये आपने टैक्स पे करना है जी। ठीक है, ये आपका ऊपर टैक्स लगेगा, आपके ऊपर नहीं लगेगा जी, तैयब के ऊपर। ठीक है, ये जो आपकी बात हुई थी ना तैयब की, तैयब के ऊपर जो है वो इतना जो है ना वो टैक्स लगेगा। तो ये उसका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS। ये वैल्यू लिखी हुई है 3,75,000। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि सपोज अब कंपाउंड मार्कअप क्या होता है कि सपोज आप जो है वो बैंक के अंदर जाते ही आप जो है ना वो 3,75,000 रुपया एक लोन ले लेते हैं। तो बैंक वाले आप लोन कितने अरसे के लिए आप ले रहे हैं जी, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। लेकिन बैंक वाले आपको ये कहते हैं कि जब आप हमें वापस करेंगे तो इस वैल्यू के ऊपर 14% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है, जो रकम है जो आप लेना चाह रहे हैं सपोज 1 साल के लिए, और बैंक वाले आपको कहते हैं कि 14% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 साल के बाद। वो बेसिकली आपने देखना है कि वो वैल्यू कितनी बनती है, वो आपका कंपाउंड मार्कअप होगा। अब ये जो वैल्यू है ना असल रकम है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो असल रकम होती है, प्रिंसिपल अमाउंट को सिंपल P से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये वैल्यू कितनी है जी, ये वैल्यू लिखी हुई है 3,75,000। अब इसका टाइम कितना है, कितने अरसे के लिए ली जा रही है, 1 ईयर। तो ये मैंने लिख दिया जी, टाइम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये है 1 ईयर। और तीसरी चीज रेट, किस रेट से आपको ये वापस करना पड़ेगा। तो रेट है जी, यहां पर मैंने लिख दिया, रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 14% है और ये एनुअली है, मतलब साल का है पूरे का। अब कंपाउंड मार्क का फाइंड करने का एक बड़ा आसान ही फार्मूला है, जो कि ये है, मैंने आपके सामने लिख दिया। तो फार्मूला क्या है जी, देखें इन्हीं तीनों चीजों का आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल लिख दें तब भी ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दें तब भी ठीक है, और ये टाइम और ये रेट, ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। इसको याद करने का एक आसान तरीका यह है कि ये आपको पता है P इसको कहा जाता है, टाइम को T कहा जाता है और रेट को R कहा जाता है। तो ये PTR, ये आपने याद रखना, PTR। अब देखें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास है जी 3,75,000 और टाइम है आपके पास 1, साथ ही ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 1 लिखें, वो उसका यूनिट है, ईयर समझ लें यूनिट है, कैलकुलेशन के दौरान यूनिट ना लिखें। और रेट कितना है जी 14%। अब ये बहुत आसान है, अब इसको आप ऐसे ही लिख लें दोबारा से, और ये 1 भी लिखें, 14 भी लिखें। ये जो सिंबल है परसेंटेज का, इसकी जगह आप लिखेंगे 1/100, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आप क्या करेंगे कि इसको, क्योंकि 1 का तो कोई मसला नहीं, इसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 525 और ये 4 जीरो है आगे, डिवाइड बाय आप कर लेंगे जी 100। अब देखें ये 2 जीरो कट गए, बाकी जो बच गया वो आप लिख लें 525 और ये 00, और ये अमाउंट है, चूंकि ये RS लिख लेते हैं
तो ये वो अमाउंट है जो कि आपको 1 साल के बाद ये जो अमाउंट थी ना इसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये था आपका कंपाउंड मार्कअप। ठीक है जी, तो यही आपका फाइनल आंसर बी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। एक बात के पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे इस चीज़ की माजरत चाहता हूं, और ये कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी क्वेश्चन करें, पूछें मुझसे। और अगर चीज़ें समझ आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, जो कमेंट नहीं करना चाहते वो लाइक करके बता दें। जितने ज़्यादा लाइक्स हैं उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी जी ये कहूँगा आपके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।